तो स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो आपके सामने है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म द एसी वोल्टेज। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तब उसे कहा जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो इस हिसाब से यानी कि हमारा एक टाइप हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर बाय द वे ट्रांसफार्मर जो हाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो उसे कहा जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस हिसाब से हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर्स हो गए हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इनके एग्जांपल है जो पावर स्टेशंस में यूज होते हैं। वहां पे ट्रांसफार्मर जो है वो यूज होता है टू इंक्रीज द पावर और वोल्टेज वैल्यू, क्योंकि आपने यहाँ पे जो पावर या वोल्टेज होती है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना होता है, तो इसलिए यू रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर और वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए आप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर विच आर यूज नियर टू द हाउसेज और फैक्ट्रीज, अपने घरों के नजदीक में जो पोल्स पे ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं वो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो हाई वोल्टेज आ रही होती है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि रिक्वायर्ड होती है हमें VRMS वैल्यू जिनकी वैल्यू होती है 220 वोल्ट। अब ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको याद होगा कि अगर एक कॉइल के अंदर, जिसको आप प्राइमरी कॉइल कहते हो, उसके थ्रू अगर करंट वेरी करता है तो उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली प्लेस्ड, नियरली प्लेस्ड जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है। तो इस कंसेप्ट पे ही हमारा बेस्ड है ट्रांसफार्मर। तो पुत्र आप ट्रांसफार्मर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप एक सपोज सॉफ्ट आयरन कोर लीजिए। रेक्टेंगुलर कॉइल के बेस में आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया और इस कोर के ऊपर आपने एक तरफ प्राइमरी कॉइल को वाउंड कर दिया और उसको कनेक्ट किया विद द सोर्स ऑफ AC विच एक्ट एज अ इनपुट वोल्टेज। इसके दूसरे छोर पे यानी कि सामने वाले एंड पे आपने एक और सेकेंडरी कॉइल ली और आप देखिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी और प्राइमरी में हमने डिफरेंट रखे हैं। तो यानी कि सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है NS। नाउ इसको कनेक्ट करना है विद द आउटपुट वोल्टेज एज एन आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है पुत्र। अब सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर इज इटसेल्फ अ वेरी गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हालांकि सॉफ्ट आयरन कोर की जगह आप स्टील भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टील की बहुत ज्यादा नुकसान अवेलेबल है जो हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे एनर्जी लॉस में। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन एक गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि यहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस अगर होंगी तो उन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपने थ्रू अट्रैक्ट करके अलाउ करता है टू पास थ्रू, यानी कि अपने पास खींच लेता है, नियर बाय कर लेता है। इसलिए हमने इसको सॉफ्ट आयरन कोर को यूज किया है, सॉफ्ट आयरन को एज अ कोर। ठीक है पुत्र। अब जैसे ही आप करंट ऑन करोगे तो यानी कि ये जो प्राइमरी कॉइल है एक तरह से एक्ट कर रहा है एज अ सोलेनॉइड। अब यहाँ पे जैसे ही आप करंट पास करवाओगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0n/I। अब आप जानते हो कि आपने यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस करवाया वो AC है। AC करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द एरिया भी वेरी करेगा। ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें एक टर्न की, सपोज मैं एक टर्न की बात कर रहा हूं, ये रही, तो इस टर्न के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही होंगी उसको आप क्या कहोगे पुत्र? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेट्स सपोज कर लीजिए प्राइमरी कॉइल के एक टर्न में जो फ्लक्स है वो हमने लिया 5, वो ले लिया 5, लेट्स सपोज। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज टेकन एज 5। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज यहाँ से प्रोड्यूस हुई, कितनी भी नंबर ऑफ लाइन हो सकते हैं उधर परपेंडिकुलर टू द एरिया और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो यहाँ से वो निकलेंगी और हमारा सॉफ्ट आयरन कोर उन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपने एरिया में बांध के रखने की कोशिश करेगा, यानी कि इस मटेरियल के थ्रू वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी ऐसे। ठीक है पुत्र। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस n है, कितनी है? n है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया निकलेंगी। हमने एक ड्रॉ की है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस
एसोसिएटेड विद द टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल होगा। सेम आप देखिए, एक इधर से निकली तो एक उधर से एंटर कर रही है। जब दोनों कॉइल्स का एरिया सेम है, हमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स डिफर किए हैं, एरिया मटेरियल सब सेम रखा है, ठीक है पुत्र। तो यानी कि यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल कितना होगा सर, सेम एज फाई। तो टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल कितना होगा पुत्र, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, तो एनपी इनटू फाई। सिमिलरली टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल भी देख लीजिए, एनएस इनटू फाई। अब एक एक करके देखें कि जैसे आपका करंट वेरी करेगा तो टोटल फ्लक्स वेरी करेगा एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द प्राइमरी कॉइल। कितना होगा फॉर्मूला पुत्र, ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल इज माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई टोटल कितना है पुत्र, एनपी इंटू फाई, तो एनपी नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। सिमिलरली जैसा आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो वेरीज, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वैल्यू आएगी माइनस एनएस इंटू डी फाई बाई डी टी। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए जी। तो पुत्र ये आपने निकाल ली है, ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल इज माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल जो इंड्यूस हुई है वो कितनी है, माइनस एनएस इंटू डी फाई बाई डी टी। नाउ अब आप क्या करें, डिवाइड करें सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो आपके पास आएगा ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। यानी कि चुपके से अगर हम यहाँ पे लिख लें कि ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। यानी कि आपके पास 2 तरह के ट्रांसफार्मर है पुत्र, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है कि सर ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल हमें ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो भैया ये जो एग्जांपल है डेफिनेटली आपके सामने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही डायग्राम बनाया हुआ है। स्टेप डाउन के केस में प्राइमरी का ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी का कम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्न जो है वो प्राइमरी में ज्यादा होंगे नंबर ऑफ टर्न्स एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। तो यानी कि इधर अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करेंगे प्राइमरी में, सेकेंडरी में कम करेंगे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का केस बन जाएगा। तो अब अगर बाय द वे आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है और एफिशिएंसी 100% है, यानी कि किसी भी तरह की कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जितना पावर आपने इनपुट पे दिया उतना ही पावर आपने आउटपुट पे ले लिया। पावर का फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS, ठीक है जी। तो इनपुट में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को हमने इक्वेट करना है। तो सपोज इसको सिंपल लैंग्वेज में जब हमने लिखना शुरू किया तो VRMS हमारे पास EP आया इंटू IP इक्वल टू ES इंटू IS। अब हम क्या करते हैं पुत्र, इस टर्म में लेके आना चाहेंगे, तो ES अपॉन EP का फॉर्मूला गया IP अपॉन ये इधर, EP इधर, IS इधर, IP अपॉन IS। यानी कि हम ये कह सकते हैं EMF जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि अगर आप एफिशिएंसी 100% रखना चाहते हैं, यानी कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहते, तो आपकी जो कंपनसेशन होगी वो होगी एट द कॉस्ट ऑफ करंट। यानी कि अगर EMF बोले तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्म होगा, EMF अगर इंक्रीज होगा तो वहां पे उस सर्किट में आउटपुट पे करंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर EMF डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी नियर टू द 90% एफिशिएंसी वाले ऑलमोस्ट ट्रांसफार्मर हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगी। तो बता एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर के केस में सबसे पहला आप स्टडी करेंगे कॉपर लॉस। कॉपर लॉस के अंदर हम सपोज करते हैं कि हमने जो कॉइल्स बनाई हुई हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, वो दोनों की दोनों बनाई हैं कॉपर से। हालांकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल इट हैज सम रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वहां पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि हीट का फॉर्मूला है I2R इंटू टी। तो उधर सेकेंड लीकेज आएगा फ्लक्स लीकेज। हालांकि मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल के थ्रू, यानी कि जो कोर होगा सेंटर में उसके थ्रू पास होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, ये देखिए सपोज आपने एक ऐसे सोलेनोइड की तरह बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे ऐसे पास होंगी उत्तर ऐसे, पर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, ये बार मैग्नेट वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का पैटर्न गेन करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो डेफिनेटली उस कोर के थ्रू पास नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से उनकी वजह से EMF भी इंड्यूस नहीं होगा।
हालांकि आप इस मटेरियल को जितना अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे, ये लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन एज अ कोर। क्यों? गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो नेक्स्ट है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस में जैसा आप सबको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। कॉन्टिन्यूसली चेंज होने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज होगी ना ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से। फ्लक्स और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, जिसकी वजह से आपका ये जो मटेरियल है ये कॉन्टिन्यूसली कभी मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर दोबारा से रीमैग्नेटाइज होगा। यानी कि साइकिल जो है वो रन करेगा, जिसकी वजह से वहां पे हिस्टैरिसीस लॉस होगा। और आप लोगों को बताया था कि हिस्टैरिसीस लॉस में जो लैग होता है वो इस तरह का कर्व शो करता है, लैग ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, ये शो करता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया ऑफ कर्व जितना ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी लॉस उतनी ज्यादा होगी। तो इसलिए somehow during this cycle, magnetization, demagnetization and remagnetization, there will be a loss of energy. So again to minimize this, हम क्या करेंगे, हम वो मटेरियल यूज करेंगे जिसका एरिया ऑफ कर्व जो है वो मिनिमम हो या कम से कम हो, और वो अगेन होता है सॉफ्ट आयरन कोर का। एज कंपेयर टू स्टील, सॉफ्ट आयरन कोर का जो एरिया अंडर द कर्व है वो कम होता है। सपोज अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ठीक है जी। तो बता रहे कि ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायरिंग। हालांकि इसको हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कॉपर लॉस में। तो वहां पे भी आपको बताया कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो सर हीट जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है और एनर्जी लॉस हो रही है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए, जिसके लिए पहली शर्त है कि आप कॉपर वायर यूज कर लो, सिल्वर यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, है ना, ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। रॉ के लिए आपने रेजिस्टिविटी के लिए कॉपर यूज किया, लेंथ जितनी यूज होनी है वो अलग बात है। अब सेकंड हम एरिया, एरिया अगर ज्यादा करते तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा पत्थर। एरिया ज्यादा का मतलब क्या है, थिक वायर, यूज थिक वायर। लेकिन अब अगर दोनों तरफ वायर को थिक यूज करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर पैसा ज्यादा लगेगा। अगेन टू कट द कॉस्ट, यूज थिक वायर टुवर्ड्स दैट कॉइल वेयर करंट इज लार्ज। जहां करंट ज्यादा है, आई की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे आई का स्क्वायर हो जाएगा तो हीट भी और ज्यादा हो जाएगी। सपोज करंट अगर 2 एम्पियर है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, समथिंग समथिंग से मल्टीप्लाई करके और बढ़ जाएगा, है ना। तो आप क्या करें, अगर करंट 2 एम्पियर को कंपेयर कर रहे हो विद सपोज 0.2 से, तो 0.2 का स्क्वायर करके 0.04 हो जाएगा, यानी कि और कम हो गया। तो इसलिए जहां पे करंट ज्यादा है वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। इस चक्कर में हम ये हीट कम करने के लिए ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा होता है, पावर कम होता है ना। ईएमएफ कहां ज्यादा होता है, सेकेंडरी कॉइल में। तो प्राइमरी कॉइल में स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट है वो ज्यादा होगा प्राइमरी कॉइल में, इसलिए वो वाली वायर आप थिक यूज करिए, प्राइमरी कॉइल वाली। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जो सेकेंडरी कॉइल है वहां पे करंट ज्यादा होगा, इसलिए वहां वाली कॉइल यानी कि सेकेंडरी कॉइल जो है दैट शुड बी यूज्ड एज अ थिक कॉइल। अब तो लास्ट जो होगा, सपोज एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू एडी करंट्स। अब एडी करंट कैसे, सपोज जब ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पे करंट इंड्यूस हुआ था। अब वो करंट एक तो इंड्यूस होगा बिटवीन द कॉइल्स, प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन की वजह से, सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, और साथ ही साथ में वो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर भी तो जा रहा है। तो यहाँ पे भी तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना की वजह से सॉफ्ट आयरन यानी कि कोर के मटेरियल में भी करंट इंड्यूस होगा, और वो जो करंट होगा वो लार्ज लूप्स की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से उस करंट को कहा जाता है एडी करंट।
क्या कहा गया, एडी करंट। और वो 3 डायमेंशनली सर्कुलर होगा ऐसे, अगर आपने कॉइल ऐसे रखी है तो ऐसे निकलेगा ऐसे, ठीक है। अगर आप 2D में देखोगे तो ये डायग्राम है पुत्र सर्कुलर एडी करंट्स, अगर 3D में देखो तो ये देखो ये मतलब ये इतनी मोटी शीट है अगर कोर की, तो यहां से करंट निकल रहा है ऐसे बीच में से जा रहा है ऐसे, ठीक है पुत्र। अब इस करंट को मिनिमाइज कैसे करें, याद कीजिए आपको पहले भी बताया था कि अगर एडी करंट में करंट है IE, रेजिस्टेंस है RC, सपोज हीट कितनी लॉस होगी IE स्क्वायर RC × T, तो डेफिनेटली हीट लॉस हो रही है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करें पुत्र, या तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करो, सर रेजिस्टेंस तो मटेरियल का हम अब डिक्रीज कर नहीं सकते, तो करंट डिक्रीज कर दो, कौन सा, एडी करंट। तो एडी करंट को डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट लैमिनेटेड शीट्स फॉर कोर फॉर्मेशन विद इंसुलेशन बिटवीन देम, यानी कि आप एक मोटी थिक मटेरियल की रॉड लेने की बजाय या पूरा ब्लॉक लेने की बजाय नंबर ऑफ थिन शीट्स लें, ठीक है, और उन थिन शीट्स को लैमिनेट करें और शीट्स को एक दूसरे से इंसुलेट रखें बाय पोरिंग सम लिक्विड, जो कि उनके बीच में करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दे। कैसे करंट डिक्रीज होगा सर, अब जब एक देखो सपोज शीट पहले इतनी मोटी थी तो इतनी मोटी के थ्रू करंट प्रोड्यूस हो रहा था, अब जब शीट इतनी होगी तो इसके थ्रू करंट इंड्यूस होगा, तो डेफिनेटली जो इफेक्टिव पाथ है फॉर एडी करंट वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब पाथ डिक्रीज होगा तो एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जब एडी करंट डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हीट लॉस विल आल्सो मिनिमाइज। 100% जीरो नहीं कर सकते, हम सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं।